Hello. Hello, everyone. Am I audible to you? Yes, everyone. Please let me know. Yes, Megha. Am I visible to you? Yeah. And I'm visible to you also because, okay, wait. So, very, very good evening and belated. Sorry to be belated because I am facing some current issue because we are facing some heavy rain in our area. So, we are facing also the current issue and Facing all us some these heavy things. rain. या सो लेट वी स्टार्ट टुडे सेशन। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको एफडीआई का स्टार्ट करने वाली हूँ कि एफडीआई होता क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दे दिया था। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर किस तरह के प्रोसीजर होते हैं, क्या होता है, जस्ट गोइंग टू बी ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग। ओके, जस्ट गिव मी द 1 मिनट ओनली। मैं जो मेरे नोट्स है हैंड रिटन, मैंने स्क्रीन वो दिखेगा बेटा, वेट। जैसे हम अपना पीपीटी ऑन कर लेंगे तो ये सारी स्क्रीन चली जाएगी। जस्ट वेट ओनली द 1 मिनट्स, देन वी विल स्टार्ट। कुछ चीजें होती है। यस, पहले कितना कवर कर लिया है, मेरा आज ही ज्वाइंट हुआ है। डियर डोंट वरी, पहले 2 लेक्चर हमारे बहुत अच्छे जो हुए जिसके अंदर आप जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को कवर कर सकते हैं। इंटरनेशनल थियोरी देख लिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग देख लिया है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंटल कंसेप्ट हमने कर चुके हैं। डियर एक्चुअली करंट ही नहीं था हमारे यहाँ, तो आई एम अनेबल टू सेंड यू द हैंड रिटन नोट्स। देखिए मेरे हाथ में है हैंड रिटन नोट्स मेरे। इज दिस क्लियर? सो जिसके बिहाफ पे मैं क्या करती हूँ आप लोगों को जब भी कंसेप्ट देने होते हैं उससे रिलेटेड मैं क्या करती हूँ, एक बार उसका गो थ्रू कर लेती हूँ। गो थ्रू करने के बाद उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बना लेती हूँ। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बनाकर फिर मैं आपको उसके नोट्स कर देती हूँ। और गरिमा, डोंट यू वरीड अबाउट डेट। गरिमा वाधवानी, डोंट वरी। ओके, और नोट्स आपको अपलोड हो जाएंगे, आज ही अपलोड कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। डियर मेरा पीएचडी चल रहा है और जेआरएफ नहीं, मैंने नेट के लिए अप्लाई किया था एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने यूजीसी नेट के लिए किया था एंड ऑलरेडी डन। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हमारी स्टोरी थी। तो देखो अगर हम देखना चाहें तो व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मेरा पीएचडी चल रहा है इन अकाउंटेंसी और मुंबई यूनिवर्सिटी से है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू ऑल ओवर इंडिया। सो विश मी अ गुड लक के जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए एंड आई गॉट माई डॉक्टरल डिग्री। ओके, सो डियर मेरा सेट एग्जामिनेशन भी अपियर चल रहा है, तो उसके लिए कैसा है कि जॉब वगैरह के लिए इशू नहीं है बिकॉज मुझे रिसर्च वर्क में जाना था। ओके, सो आ जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। तो यहाँ पे देखो मैं आपको मेरे पीपीटी के थ्रू से, यस मेगा, हम थोड़ा फुर्सत में आ जाएंगे ना तब पीएचडी को लेकर थोड़ी बातें कर लेंगे। पीएचडी 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, इट इज डिपेंड अपॉन द ईयर वॉट एवर जितना हम कर ले। इन्वायरमेंटल की 2 क्लासेस बहुत अच्छी वाली हो गई है जिसके अंदर आपको डेफिनेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी आपको है करिश्मा वो मिल जाएगा। ये हमारा थर्ड कंसेप्ट है और हमारे 5 लेक्चर हो गए इन्वायरमेंटल पे, फिर हमारा यूनिट फिनिश हो जाएगा। मे बी नेक्स्ट वीक तक हमारा फर्स्ट यूनिट हम फिनिश करेंगे। उसके बाद के सारे यूनिट छोटे छोटे हैं बट कंसेप्ट वाइज है।
और मैंने हर साल की तरह ये साल कुछ नया यूनिक सिखाने की ट्राई की है, जिससे रिलेटेड हमने स्टार्ट किया है कि हम जो टॉपिक लेंगे, टॉपिक से रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन-कौन से ऑब्जर्वेशन हम ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़ें हम माइंड में रखकर चलेंगे, तो उससे हमारे को एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के लिए आसानी होगी। ओके? सो चलो, लेट वी स्टार्ट। हाँ, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें जो है करंट की वज़ह से मुझे हिंदी के नोट्स को अपलोड करने नहीं मिला है इसमें, स्लाइड्स में। तो डोंट यू वरीड, जब मैं आपको आज रात में हिंदी के साथ ये जो नोट्स है, वो आपको हिंदी के साथ अपलोड कर दूँगी। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। ओके? कि मैडम हिंदी में नोट्स नहीं आ रहा है या हिंदी में नोट्स नहीं है। पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में है और हिंदी के नोट्स भी इसके साथ में आपको एक साथ में अपलोड हो जाएँगे। सो लेट आई हैव टू बी क्लियर, मुझे पहले तो मैंने सोचा था कि 15 मिनट्स बाद ले लूँ, सब एक साथ चीजें कर लूं, बट स्टिल कभी लाइट का और करंट का इशू आ गया तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो, यहाँ पर हम एफडीआई के बारे में क्या पढ़ते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन ट्रेड टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स पे होता है। ओके, तो पहले तो हम लोग को एफडीआई का मतलब जानना है। वन कंट्री इन्वेस्ट इन द अनदर कंट्री, एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करती है, उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Foreign direct investment means the investment of fund by a firm or individual of any country in the rest of the world. It is an active investment strategy because the investment is directly made in the foreign country. क्योंकि हम इसके अंदर स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर अ ग्रोथ इंजन इन डेवलपिंग कंट्री। इट इज सिग्निफिकेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री एज दे रिक्वायर मोर फंड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, एफडीआई कब हेल्प करती है, अभी जैसे मैं इंडिया में हूँ, मैं अपना बिजनेस ग्रो कर रही हूँ, बट मुझे और हाईएस्ट लेवल पे लेकर जाना है, जिसके लिए मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फंड मीन्स व्हाट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, अगर फॉरेन कंट्री देख रही है कि बाबा इसका प्रोडक्ट तो ज्यादा बिक रहा है, मार्केट में इसके प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है और हमारी कंट्री में भी इसके प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, तो क्यों ना हम इसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दे, इसे पैसा दे दे, जिससे ये कंपनी और ग्रो करेगी और डेवलपमेंट होगी और उससे हमारा पैसा भी जो है हमको रिटर्न मिलेगा एक पॉइंट ऑफ व्यू पर। और इसी तरह से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को अप साइड लाने के लिए, अप स्टेट लाने के लिए उनको हेल्प करती है। इज दिस क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है आपको? हम्म। So यहाँ पे foreign direct investment is considered as a difficult investment as it carried more risk and red tapeism. Okay. It is different from the concept of FPI, foreign portfolio investment, which is an indirect investment. देखो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाता है कि हम लोग जो है ना, मतलब एक वे है फॉरेन, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पूछा था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग कोई कुछ खास कंपनीज में लगाएंगे। ये संजना, गुड इवनिंग। ओके, लेकिन विच इज एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हम डायरेक्टली इंटरनली, जैसे जानने वाली कंपनी को, एक ऐसी कंपनी को, देखो एफपीआई इन्वॉल्व द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। एफपीआई जो है, हमने जो लिस्टेड कंपनीज देखे हुए, हमारे पास एक लिस्टेड है कि 10 कंपनी, धीरूभाई अंबानी की कंपनी, टाटा की कंपनी, लिस्टेड कंपनी। तो इन लिस्टेड कंपनी को अंदर हम लोग डायरेक्टली फंड, यानी हमको तो पता है कि वो ग्रोथ करेगी, बट एफडीआई जो है, एक नई कंट्री, यानी अगर नई एक कंट्री में एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उसको ग्रो करना है और उसको आगे लाना है, तो उसके लिए एफडीआई हेल्प करती है। ओके, सो एफपीआई क्या करता है, लिस्टेड कंपनी तो पता है कि ये कंपनी तो ऑलरेडी ग्रोथ कर रही है मार्केट में, हमारे को पता है कि ये कंपनी के अंदर पैसा लगाएगी तो डबल होकर मिलेगा ही कंपलसरी। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो न्यूली लॉन्च होती है, जिसके प्रोडक्ट न्यू होते हैं, जिसका मार्केट में डिमांड होता है, जिसके लिए प्रोडक्ट मतलब मार्केट में ग्रोथ करते जा रहा है, बट उसका ग्रोथ क्या है उसकी, क्योंकि उसके पास कैपिटल फंड कम है। देखिए, इस चीज के लिए ना मैं आपको रिकमेंडेड करूंगी कि एक शार्क करके यूट्यूब पे ये चलता है, विवेक बिंद्रा, ठीक है, विवेक बिंद्रा का एक सीरियल है शार्क करके, शार्क टैंक। फर्स्ट देखो शार्क टैंक, तो उसके अंदर न्यू न्यू जो कंपनी, जैसे जो न्यू न्यू सेटअप करते हैं ना, तो वो अपने प्रोडक्ट को ग्रोथ कर रहे हैं, उनको और आगे जाना है,
तो फॉरेन कंपनीज के पैसे है ना वहां पे पैनल लेके बैठा हुआ रहता है, या वो पैनल खुद जो है अपना मतलब पैसा जो है वो दूसरे यानी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, ताकि उनको क्या मिले, ग्रोथ मिले, डेवलपमेंट मिले, और वो उनका बिजनेस रन करे। ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर एवरीवन? बेटा बहुत क्लास नहीं छूटा है अभी तक। आप संजना 2-3 क्लास जो है हो चुके हैं, उसको ओवरऑल कंटेंट को देखो, आप प्रॉपर्ली जाओगे। आपको कोई कंसेप्ट अगर ये वाले बैच के अंदर नहीं समझेगा, आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। यस, देखिए, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी समझो मैं आपके लिए न्यू हूँ, ठीक है? हम क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो समझ लो आप जो हो ना इंडिया हो, और मैं जो हूँ अमेरिका हूँ या इंग्लैंड हूँ। तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप न्यूली बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड चल रही है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में ग्रो कर रहा है, लेकिन वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है कि मार्केट में उसको एक पोजीशन मिले, उसको ग्लोबलाइजेशन मिले, और उसको इंटरनेशनल लेवल मोड मिले। तो आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाने के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। तो एफडीआई जो करता है, यानी फॉरेन कंट्री जो होती है, या फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंडियन कंपनी पे, या इंडियन कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है वो फॉरेन कंट्री पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनके अंदर कैपिटल फंड प्रोवाइड हो, और जिसकी वजह से कंपनी को ग्रो करने के लिए हेल्प मिले। तो एफडीआई का ये रोल होता है। एफपीआई क्या करती है, एक लिस्टेड कंपनी है, उनको पैसा देना है, उनको मालूम है कि ये कंपनी तो ग्रो करेगी, अंबानी की कंट्री ये कंपनी है, तो अंबानी ने अगर न्यूली स्टार्ट किया भी, तो हम लगा देंगे, तो अंबानी की कंपनी में रिटर्न तो मिलेगा ही। बट लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाना, इट इज एफपीआई। और एफडीआई का मतलब क्या हो जाता है कि हम डायरेक्टली किसी को, अननोन कंपनीज है जो मार्केट में ग्रो कर रही है, जिसका मार्केट में स्टेबिलिटी अच्छा बनता जा रहा है, मार्केट में डिमांड उसकी इंप्रूव हो रही है, इट इज कॉल्ड अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, देन वी विल गो अहेड। फिर आ जाता है रैशनल बिहाइंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट बिकम अ पॉपुलर आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन। देखो, अगर एक कंपनी जो है न्यूली लॉन्च हुई, जिसके लिए मैंने बताया कि उसकी डिमांड एनालिसिस हुई, जिसने अपने मार्केट में एक स्टेबिलिटी बिजनेस को स्टेबल किया, देन अगर उसको फॉरेन कंट्रीज यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हेल्प मिलता है, एफडीआई उसको फंड प्रोवाइड करता है, तो वो जल्दी से जल्दी क्या करेगी, ग्लोबलाइजेशन के लिए आगे बढ़ेगी। देन ग्लोबलाइजेशन लीड अ पाथ ऑफ अ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, नो कंट्री कैन स्टे आइसोलेटेड। कोई भी एक बार अगर कंपनी ग्लोबलाइजेशन हो गई, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं होती। इट्स रिक्वायर्ड अ म्यूचुअल असिस्टेंट। इसके अंदर म्यूचुअल असिस्टेंट होती है, वो अकेली नहीं रहती। यहाँ पे एक असिस्टेंट करने के लिए ऐसा नहीं होता कि अंबानी बोलेगा कि मैं यहाँ पे भी जाके बिजनेस देख रहा हूँ, वहां पे भी जाके बिजनेस देख रहा हूँ। हर एक कंट्री को अलग अलग यूनिक तरीके से चलाने के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। उनके अंदर अपनी स्किल्स होती है, जो बिजनेस को ग्रोथ करते हैं और आगे ग्लोबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल असिस्टेंस कंपलसरी हो जाते हैं। नाउ, एडवांटेजेस ऑफ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है? अगर एफडीआई पैसा प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे कुछ बेनिफिट हो गए। तो फर्स्ट बेनिफिट आता है, द रिसीविंग कंट्री विल गेट मोर फंड और रिसोर्सेस। पहले तो एक कंट्री को क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा फंड प्रोवाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड हो रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल ओपन अ न्यू इन्वेस्टमेंट अवेन्यू इन द मार्केट। एफडीआई जो है मार्केट में एक न्यू अवेन्यू ओपन करती है। जैसे मैंने बताया, शार्क टैंक के अंदर पैनल्स बैठा हुआ होता है, न्यू बिजनेस के लिए आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करो इन द फ्रंट ऑफ द पैनल। ठीक है, जैसे इंडियन आइडल के अंदर होता है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो अपने आप को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर पाता है वो सिलेक्ट होता है। सेम ऐसे ही एफडीआई क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेड कंट्रीज के हिसाब से जो बिजनेस दे रही है, उनको क्या करती है, मार्केट में स्टैंड करने के लिए पैसा प्रोवाइड कर देती है।
बेटा वो कंपनी का रिटर्न का कुछ पॉलिसीज होती है। अगर कंपनी ने समझ लो कि जैसा कि कभी कैपिटल, जब भी हम लोगों को कैपिटल मिलता है, अगर वो कंपनी लॉस होती है, तो कुछ कैपिटल का जो पार्ट रहता है ना, रिजर्व में हम लोग रखते हैं, उस रिजर्व के थ्रू से देते हैं। अदरवाइज जितना भी असेट्स होता है, उस असेट्स को सोल्ड करके वो दिया जाता है। आपने ऑप्शंस वगैरह सुना होगा। जब भी कंपनी कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, अगर वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती, देखो सामने वाला जो पैनल है एफडीआई के जो है, वो पूरे स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही आंख बंद करके किसी को पैसा नहीं दे देते कि पापा लो और ग्रोथ कर लो। वो लोग जजमेंट लेते हैं, मार्केट को रिसर्च करते हैं, मार्केट के रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट के रिसर्च के बाद पब्लिक को रिसर्च करते हैं कि पब्लिक इस प्रोडक्ट को लाइक करती है कि डिसलाइक करती है, प्रोडक्ट पब्लिक के अंदर कितना ग्रोथ हुआ है, मंथली वो टर्नओवर कितना दे रहा है, उसके बेसिस पर ही एफडीआई उनको पैसा प्रोवाइड करती है। देन अभी अगर मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप स्कोरिंग स्टूडेंट हो, तो मैं आपको जो है नोट जो है प्रॉपर्ली ये करूं, आप इसको जैसा एक वे होता है, इज दिस क्लियर? मैनी अदर रिजर्व्स होते हैं जिसके अंदर से जनरल रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व फंड्स होता है, उन सब से हम प्रोवाइड करते हैं। सम टाइम जब इक्विटीज वगैरह होती है ना, जो इक्विटीज वगैरह, उनके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस होता है। देखो पुराने ओल्डन टाइम में मूवी बताता था कि बिजनेस स्टार्ट किया, अब मार्केट के अंदर रेस्ट्रिक्शन आ गया और सडनली जैसे कोविड आ गया था। कोविड टाइम जो था सबके लिए हार्ड टाइम था। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसमें लॉस में आ गई थी, क्योंकि वहां पर सारे लोग ग्रोथ करने के थे। एफडीआई ने, जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था भारती ने किया, कि अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है, ओके, सडनली अगर लॉस हो गया, अभी जैसे कोविड आ गया था, कोविड में सारी चीजें बंद हो गई थी, तो सडनली क्राइसिस आ जाने की वजह से कुछ चीजों की एक लिमिट प्रोवाइड हो जाती है। उस लिमिट्स में आपको जो है कंपनी को पैसा रिटर्न देना है, उसके बाद भी हमको ग्रो करना है। अब वो कंपनी के, अभी वो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट को लाइक और डिसलाइक कितना करते हैं। अगर पब्लिक में वो मार्केट में वो इमेज बन गई है, प्रोडक्ट पब्लिक बाद में भी खरीदेगी, तो वो मार्केट में धीरे धीरे वापस से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं करती, तो वो बिजनेस पहले ही ग्रोथ नहीं होगा, तो एफडीआई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ओके, सम टाइम क्राइसिस आ गया, जैसा अभी फ्लड आ गया, फ्लड के अंदर पूरा स्टॉक वगैरह डाउन हो गया, तो उस टाइम पे भी हेल्प आउट होते हैं, इंश्योरेंस मिलता है। तो इस सबका एक प्रोसीजर होता है डियर। ओके, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग अ फॉरेन एक्सचेंज टू द इन्वेस्टेड कंट्री। वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज करती है इन्वेस्टेड कंट्री, सो इट कैन एडजस्ट इट्स balance of payment deficit and earn more foreign exchange with them. As the competition comes to the market, it will increase the invested market efficiency. Along with improve the efficiency, local business can make a competitive advantage. देखो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहने चाहता है, हाँ, ये इट इज डिपेंड अपॉन द गुडविल। देखो लेकिन मैंने आपको बताया ना डियर, गुडविल पे डिपेंड एफडीआई कैसे करती है। अगर मेरा न्यू कंपनी है, मेरा तो मार्केट में नाम नहीं है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत चल रही है आजकल, ओके, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हम न्यूली, अभी जैसे शुगर कंपनी जो थी लॉन्च हुई थी, है ना, कॉस्मेटिक के अंदर, अभी हम लॉरियल प्रीफर करते थे, लेक्मे प्रीफर करते थे, शुगर का नाम तो नहीं था, शुगर का मार्केट में गुडविल नहीं था, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, उस प्रोडक्ट के डिजाइन को पब्लिक ने पसंद करना शुरू किया। अब एफडीआई को पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में ग्रो कर रहा है, अगर पब्लिक जो है ऑनलाइन प्रीफर कर रही है या इसको मंगा रही है, आज 10 में से अगर 6% लोग अगर इसको मंगा रहे हैं, तो अगर इसको एडवर्टीजमेंट और इसको प्रॉपर तरीके से कैपिटल फंड, जो भी चीज के लिए इसको रिक्वायरमेंट हो रहा है, अगर हम इसको प्रोवाइड कर दे, तो ये बिजनेस अच्छे से रन कर पाएगा। तो इसी तरह एफडीआई हेल्प करती है न्यूली स्टार्टेड फर्म को टू ग्रोथ करने के लिए और मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन और अपनी इमेज गिराने के लिए। आज अगर आप शुगर को देखो, है ना, शुगर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, वो मार्केट में अभी कंपिटिटर्स है ना। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग द फॉरेन एक्सचेंज टू द इन्वेस्टर्न कंट्री, और इससे क्या हो जाता है, एक्सचेंज रेट में ग्रोथ हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी कंट्री जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर, देखो सब में पहले है इंडिया जो है ना, अभी तक डिपेंडिंग कंट्री हो गई है। पहले तो वो डिपेंडिंग कंट्री की हो गई क्योंकि हम आधे से ज्यादा जो प्रोडक्ट है
मान ले वो मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज कम होती जा रही है, हम डिपेंडेंट ऑफ द अदर कंट्री ज्यादा होते जा रहे हैं, उनको ग्रोथ दे रहे हैं, उनको डेवलपमेंट दे रहे हैं, जबकि इंडिया एक लेबर कंट्री है। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेज ज्यादा बढ़ गए तो हमारी इंडियन करेंसी भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि अगर जितना ना इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हटेगी, जो अनस्किल लोग हैं वो वर्किंग में आ जाएंगे, उनका वे ऑफ लिविंग थिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। और वैसे ही जब हमको लेबर्स देखो, फॉरेन की कंट्रीज जो है ना, जब भी क्यों नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उनको लेबर्स को जो है ज्यादा से ज्यादा लेबर जो होते हैं वो इंडिया से अपॉइंट करने पड़ते हैं या तो बांग्लादेश से अपॉइंट करने होते हैं। ओके, तो उनको लेबर चार्जेस की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाते हैं। हमारे पास तो लेबर भी है, हमारे पास माइंड भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। अगर हम वैसे ही प्रोडक्ट डिपेंडेंट होने की जगह अगर उसकी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करेंगे तो हम भी हमारे बिजनेस को, हमारी कंट्री को, हमारे नेशंस को आगे लेके चल सकते हैं। सो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो जाता है, जब भी आप ग्रोथ करोगे तो आपके एक्सचेंज रेट जो है इन्वेस्टिंग कंट्री से ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। सो इट कैन एडजस्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज विद देम। और इस तरह से हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा बिजनेस ग्रोथ करता जाएगा उतना ज्यादा हम उसका कर्जा क्या है हटाते जाएंगे, और हम एक लेवल पे एक्सचेंजिंग से अपने आप को इनकम प्रूफ कर सकते हैं। As the competition come to the market, it will increase the invested market efficiency. देखो, आज हम एक कंपटीशन में खड़े होते हैं ना, जहाँ पे पहले से कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश है और उसके बिहाफ में हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये रिस्क तो है। और एक मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टेड कंपनी एफिशिएंसी, और उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। उसके अंदर पावर है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उसको और कल्टीवेट कर सकता है, न्यू टेक्निक यूज करके से नए चीजें लेकर बनाकर ला सकता है। लेकिन उस प्रोडक्ट के बनने तक करने तक कुछ सीक्रेसी होती है। देखो, एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेस और बालाजी का। लेस वेफर अगर हम खा रहे हैं ना, तो लेस वेफर खाने पर क्या हो रहा है हमारे पास, कि लेस की कंपनी ऑलरेडी मार्केट में, बालाजी कंपनी न्यूली लॉन्च हुई। बालाजी कंपनी ने भी सेम टेक्निक यूज किया, पैकिंग वेफर को मतलब अच्छे से यानी ऑयल फ्री करके देना। डर के आगे जीते, माउंटेन ड्यू, डू द ड्यू माउंटेन ड्यू। तो देखो, अब लेस और बालाजी मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अब लेस और बालाजी, बालाजी एक, लेस तो पहले ही मार्केट में है। हमारे माइंड में अगर है कि वेफर्स खाना है तो लेस वेफर खाना है, ठीक है। तो अब लेस वेफर के कंपटीशन में बालाजी आ गया। अब बालाजी ने सेम क्वांटिटी, सेम प्राइस और सेम क्वालिटी देने की ट्राई की। पैकेजिंग उसका थोड़ा अलग था, लेकिन उसने कंपटीशन मार्केट में लाया। ओके, अब ये मार्केट में आया तो इसको सोचना पड़ा, लेस कंपनी को सोचना पड़ा कि अगर ये कंपनी, ये अगर इसका टेस्ट लोगों ने प्रेफर करना शुरू कर दिया तो मेरी मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी। तो मुझे कुछ नई टेक्निक यूज करनी है, मुझे कुछ स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो देखो, लेस के ऊपर ऑफर आने लगे 25% मोर, 10% मोर, या फिर अगर आप लेस का रैपर खोलोगे तो आप आईपीएल जीत सकते हो। आप उसके अंदर बारकोड जो आ रहा है उसको हम लोगों को स्कैन करके भेज दो तो आपको आईपीएल के टिकट फ्री मिल जाएंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट में बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट को ग्रोथ करने के लिए। तो इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टेड मार्केट एफिशिएंसी। ये मोरे मार्केट को क्या करता है, हिला के रख देता है। along with the improving efficiency, local business can make a competitive advantages। तो देखो, इस एफिशिएंसी में क्या हो जाता है, जब ये कंपटीशन में आते हैं तो लोकल बिजनेस कैन मेक अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके अंदर एक एडवांटेजेस आ जाता है, क्योंकि कंपटीशन आ जाने के हिसाब से अगर हमको एक मार्केट एरिया, तो एक मार्केट एरिया में लॉयल, जहाँ पे लॉयल लोग रहते, यहाँ रिच लोग रहते, तो रिच लोग क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर वो हायर सोसाइटी में बैठेंगे, ठीक है, अभी धीरू भाई अंबानी वगैरह जो है, ठीक है, वो बेक वेफर का प्रिंगल्स वगैरह लेकर बैठेंगे। ओके, ना के लेस, चलो अगर उन्होंने लेस अपने लेकर बैठ गए, ओके, अगर वो लेस, अभी समझ लो अगर उनके वहां कॉफी है, कॉफी का एडवर्टीजमेंट दे देती हूँ, हमारी जैसे मीटिंग में अगर बैठेंगे तो एक नुक्कड़ की 10 रुपए वाली कॉफी या चाय आ जाएगी। लेकिन धीरू भाई अंबानी के साथ बैठेंगे तो स्टारबक की 300 रुपए वाली कॉफी आएगी टेबल पे। तो इट इज अ डिफरेंट बिटवीन ओवर दैट। तो ये क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, एडवांटेजेस करते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो।
आप मेल भेज सकते हो, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, सो मुझे भी बेटर होगा कि चलो मेरी बात समझ आ रही है। नाउ एज अ फॉरेन, थैंक यू सो मच नितिन, अभिषेक एंड गरिमा। एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पूजा थैंक यू, नेहा थैंक यू, वेर इज संजना, संजना वेर आर यू डियर? आप लेक्चर प्लीज प्रॉपर अटेंड कर लो, आपको कोई इशू नहीं है। चले आगे बढ़ते। एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रिंग sophisticated technology, there will be a development of a technical know-how, better international relation, increase easy of doing a business, it will boost the moral of the industries। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अगर हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं तो बेटर इंटरनल रिलेशन। देखो अभी जो प्रोडक्ट है, अभी हमारे जो रेगुलर कोने कोने में जो आर्ट छुपा हुआ था, है ना, इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा आर्टफुल पीपल्स अवेलेबल है अभी भी। ठीक है, किसी को क्रॉस स्टिच अच्छे से आता है, किसी को हैंडमेड पर्सेस बनाने अच्छे आते हैं, किसी को डीआई आर्ट बहुत अच्छा करने आते हैं, तो हम ये सारे प्रोडक्ट को भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसका यूनिक होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आज हमारे पास OLX, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे एप्स अवेलेबल है। अगर हमारे नियर बाय कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि उसको एडवर्टीजमेंट जो है अमेजोन वगैरह पे पब्लिश कर सकते हैं, जिसके उससे कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी। तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, टेक्नोलॉजी से उस प्रोडक्ट को हमने क्या किया, लोगों तक अवेयरनेस करवाने के लिए उसकी एडवर्टीजमेंट की। ओके, उसकी एडवर्टीजमेंट लोगों तक जैसे जैसे पहुंची, तो यहाँ पे इंटरनल रिलेशन क्या होते गए, बेटर होते गए, इंक्रीज इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने के लिए आसानी हो गई। इट विल बूस्ट द मोरल ऑफ अ इंडस्ट्री, जिससे इंडस्ट्री को क्या हुआ, ग्रोथ मिलता गया, मैन्युफैक्चरिंग उसकी ग्रोथ होती गई। नाउ हमने अभी बेनिफिट तो देख लिया, अब डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं एफडीआई के। एफडीआई के कुछ नेगेटिव पॉइंट देखो, हर सिक्के के दो रूप होते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया, नेगेटिव पॉइंट की तरफ अभी हम चलते हैं। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द indigenous industries as their market is being taken away by the foreign company। देखो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज एज देयर मार्केट इज बीइंग टेक अवे बाय द फॉरेन कंपनी। कैसे हो जाता है, सम टाइम अगर जो है ना कुछ प्रोडक्ट कुछ कंपनीज को क्या होती है मालूम है, अदर कंपनीज खरीद लेती है, जब उसका ग्रोथ यानी होने लगता है ना पॉइंट ऑफ व्यू पे, जब वो देखते हैं कि कर्ज में डूब गई, अब कर्ज में डूब गई आप प्रोडक्ट लेकिन रन कर रही है, अब उसको क्या स्ट्रेटेजी की जरूरत है, तो वहां पर क्या हो जाता है डिसएडवांटेजेस, अगर वो बिजनेस को सही तरीके से सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाता तो फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज क्या करती है, उसको टेक ओवर कर लेती है। ओके, जैसे बहुत सारे कंपनीज होती है जिसको धीरू भाई अंबानी ने जो है उन्होंने जो है टर्नओवर टेक ओवर कर लिया है। एक एग्जांपल के लिए हमारे इंडिया हाँ, हम लोग देखते हैं वोडा और आइडिया देखते हैं, आइडिया भी ग्रोथ कर रहा था और वोडा भी ग्रोथ कर रहा था। तो वोडा कंपनी जो है इट इज नॉट अ इंडियन कंपनी, वोडाफोन जो है अब फॉरेन कंपनी है, अब उसको किसने कर लिया, मर्ज कर लिया, एक्विजिशन टेक ओवर कर लिया। ओके, यस, किसी का मैसेज है। लाइक यहाँ पर एक ने क्वेश्चन किया है कि मैडम सोफिस्टिक टेक्नोलॉजी, उसका मतलब होता है डिटेक्शन सिस्टम, प्रिपरेशन टेक्निक रिक्वायर एडवांटेजेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लाइक एक सिस्टमेटिक होता है जिसको एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक टेक्निक होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसको हमको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आसानी होती है, डिटेक्शन सिस्टम होता है। जैसे कि कैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो होते हैं ना मूडी होते हैं, मतलब एक लेवल ऑफ मतलब मुझे चाहिए मतलब चाहिए, है ना, जिद्दी टाइप के।
है ना। तो सोफिस्टिक टेक्नोलॉजी भी उस तरह का एक होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना कि मतलब मुझे ये वाले पैटर्न से ही काम करना है, मतलब ये वाले पैटर्न से काम करना है, तो उस पैटर्न को अगर ये एक टेक्नोलॉजी जो होती है, अगर हम लोग कोई एक टेक्निक जो है, आप देखो कोई भी कंपनी की टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग होती है, सेम टेक्नोलॉजी को लेकर हम कभी भी दो कंपनी एक साथ काम नहीं करती। तो एक स्पेसिफिक टेक्निक को लेकर चलना गुड टेस्ट के हिसाब से, इट इज कॉल्ड अ सोफिस्टिक टेक्नोलॉजी। इज दिस क्लियर? एनीवन एल्स? मैम हाँ, हाँ डियर, दोनों भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, सिंगल एयरटेल में बचा है, अदरवाइज आइडिया वोडा एक साथ मर्ज हो गए हैं, बीपीएल बंद हो चुका है। सो ये मर्जिंग कंपनी हमारे लिए बस एग्जांपल हो जाती है। ओके नाउ, हाँ डियर डोंट वरी, बिकॉज वी आई एम फेसिंग अ करंट इशू। यहाँ पर अभी भी रेड अलर्ट दिया है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल और करंट इश्यूज आई एम फेसिंग ओवर हियर। तो मेरे पास ये नोट जो है गली बन चुके थे, बट लाइट नहीं था, लैपटॉप बंद हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज भी मैंने छोटे कैसे भी करंट को मैनेज करके आपका लेक्चर कंडक्ट किया। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैम लेक्चर क्यों नहीं ले पा रही, हमारे कॉमर्स के लेक्चर नहीं हो रहे हैं, अदर लेक्चर प्रॉपर हो रहे हैं, हर चीज प्रॉपर जा रही है, कॉमर्स को लेके क्यों इशू आ रहा है। तो ये सारी चीजें ना हो, सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि चलो आज कैसे भी कंडक्ट कर लेते हैं। देन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के जो चीज है उसको हिंदी में तो डेफिनेशन और कंपलसरी आपको डेफिनेटली हिंदी के साथ ही नोट्स मिलेंगे, कोई भी नोट्स विदाउट हिंदी आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ फॉर योर रेफरेंस मेरे जो हिंदी नोट्स है, सॉरी मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वो इंग्लिश में है और समटाइम व्हाट्सएप लैंग्वेज में। जिस तरह से मैं वोकैबुलरी कह रही हूँ ना आपको, वो लैंग्वेज में आपको क्या है, रिटन में है। इज दिस क्लियर? या if the foreign direct investment is increased up to an controllable level, it can affect a national sovereignty, like in the case of East India Company. Resources will be taken back to the homeland by the foreign company. Environmental damages waste of the interest of the foreign country. देखो अगर कभी कभी कुछ चीजें कंट्रोल के बाहर आ जाती हैं, कुछ लेवल सर के ऊपर पानी चला जाता है, तो वो हमारे नेशन को क्या कहते हैं, नुकसान देने लगता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आई थी, है ना, फिर उनको हमने भगा दिया। रिसोर्सेज विल बी टेकन बैक टू द होमलैंड फॉर द फॉरेन कंपनी। फिर वो हमको क्या करने जाते हैं, हमारे को हमारी जगह पे लाकर वापस से जीरो पोजीशन पे खड़ा कर देती है। इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाता है, क्योंकि पूरा के पूरा माइंड के साथ जो लोगों का माइंड सेटअप था, देखो अभी बीच में मैगी बंद हुआ था, है ना, लोग मैगी को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो मैगी को क्या हो गया, सडनली बंद कर दिया गया, किसी ने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया कि मैगी के कंटेंट जो है सही नहीं है, जिसकी वजह से हार्मफुल है, हेल्थफुल नहीं है, तो ये चीजें जो है मार्केट में नहीं आनी चाहिए। तो उससे इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया। लाइक जो पब्लिक जो थी, उनके माइंड में नूडल्स या मैगी का जो कंटेंट है, अगर आज हम कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि रेडी टू ईट नूडल्स का पैकेट दो, हम ये बोलेंगे कि मैगी का पैकेट दो। मैगी कंपनी ने मतलब जो नाम है अपना ब्रांड, एक गुडविल इमेज बना लिया। अब वो इमेज अगर मार्केट में अगर सडनली इफ वी आर सेइंग दैट कि ये प्रोडक्ट को डायरेक्टली बंद करना है, तो वो इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन द फॉरेन कंट्री, और उसके बाद फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट कहाँ से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव होगा, लोग दूसरे प्रोडक्ट पे प्रीफर करने लग जाएंगे, और इंटरेस्ट हो जाएगा फॉरेन कंट्री का उस प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ, टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पार्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसीलिए मैंने टाइप्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप लाके रखा है। तो आ जाते हैं पहले ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड, पहले तो ग्रीन समझ में आ रहा है, ग्रीनरी मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन investment in order to start a business from a scratch. It is a risky venture to start from the grassroots level. The setting up cost is higher in the case of a greenfield foreign direct investment. यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, यानी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखो ग्रास रूट लेवल मतलब घास से स्टार्ट करेंगे नहीं, जीरो से लेकर 100% पर जाना। तो इट इज अ रिस्की, पहले तो किसी भी कंपनी को ग्रोथ दिलवाना ये बहुत ज्यादा रिस्की काम होता है। तो उस रिस्क को बेयर करना और उस रिस्क के साथ बिजनेस को सेटअप देना, स्टार्टअप देना, इट इज कॉल्ड अ वेरी मच हायर पोजीशन। इज दिस क्लियर?
तो देखो, जीरो से स्टार्ट करने के लिए वैसे भी कॉस्ट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास आइडिया है, मेरे पास कंसेप्ट है, मेरे पास डिटेल है, लेकिन मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरा अगर प्लान, मेरा आइडिया, मेरे कंसेप्ट, मेरा प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, तो मुझे डेवलप करने के लिए, मुझे मार्केट में स्टैंड करवाने के लिए आप मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे कोई कोई कंपनीज होती है जो मार्केट में डायरेक्ट ग्रो कर जाती है। आपने सूर्यवंशम मूवी देखा है सेट मैक्स पे? एग्जाम्पल है मेरे लिए, मतलब आपको बता रही हूँ ग्रास रूट लेवल से। उसके अंदर अमिताभ बच्चन का जो बेटा अमिताभ बच्चन है, जो मैरिड करता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है, करेक्ट। वो जीरो पोजीशन पर आ जाता है। जीरो पोजीशन पर आ जाने के बाद सिर्फ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक उसके अंदर हार्डवर्क, ओके, उसका हार्डवर्क जो रहता है उसको ग्रोन अप पे लेकर चला जाता है। वो पहले तो बस चलाता है ना, तो वो जीरो से शुरुआत करता है। उसके पास बस भी नहीं रहती, वो फाइनेंस पे उठाता है, यानी उसके पास उसका अंकल जो है, मतलब वाइफ का अंकल जो है उसको फाइनेंस करता है। तो समझ लो जो कादर खान जो रहता है वो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो आकर उसको इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट करने के बाद वो जीरो से अपनी पोजीशन स्टार्ट करता है। फिर एक बस से दो बस, पूरी मूवी में दो बस से वो रातों रात क्या हो जाता है, पूरे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन जाता है। इज दिस क्लियर? सो इट इज कॉल्ड अ ग्रीन फील्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं कोको कोला को बहुत ज्यादा प्रीफर करती हूँ। लाइक मुझे सॉफ्ट ड्रिंक या में जो आता है कोको कोला बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो फिर मैं कोको कोला को ज्यादा प्रीफर करती हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। आईयूएसए कंपनी है, लेकिन स्टार्टिंग कंपनी इन इंडिया। ये कंपनी का हमने कहाँ पे स्टार्ट किया, सेटअप क्या कर दिया, इंडिया में सेटअप कर दिया। ठीक है, अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बहुत फिट बैठ गया होगा माइंड में। ठीक है, अब पता चला जिन्होंने सूर्यवंशम नहीं देखी ना, तो कंपलसरी कल नहीं तो परसों मिलेगी ही मिलेगी सेट मैक्स पे, क्योंकि सोनी मैक्स के ऊपर उसका एक राइट्स खरीद लिया गया है कि वो हफ्ते में एक बार कंपलसरी सूर्यवंशम दिखाएगी। तो वो सूर्यवंशम आपको देखने मिलेगी, और जाकर एक बार देख लेना मूवी। ठीक है, एटलीस्ट बिजनेस के माइंड से देख लेना। ओके, नाउ ब्राउन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये ब्राउन फील्ड मतलब गेहूं नहीं आ गया कि पहले मैंने ग्रीन बोला तो घास आ गया, ब्राउन मतलब गेहूं आ गया। नहीं, इट इज द इन्वेस्टमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन अरेंजमेंट बाय द फॉरेन फर्म। Unimportant from the brownfield investment is merge and acquisition of the foreign multinational companies in India। जैसे मैंने वोडा और आइडिया का आपको एग्जांपल दिया कि वोडा फॉरेन कंपनी थी, आइडिया इंडियन कंपनी थी। अब उसका जो बिजनेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। कहीं ना कहीं वो ग्रो नहीं कर पा रहा, मार्केट में स्टैंड है, एक्वायर्ड है, और मार्केट में पब्लिक उसको डील कर भी रही है, लेकिन वो अपना मार्केट में एक स्टैंड पोजीशन नहीं बना पा रहा। तो वोडा ने उसके साथ क्या किया, मर्जिंग कर दिया। मर्ज होने के बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइंट हो जाने के बाद उसके रिसोर्सेस, उसके मैन में, उसके मटेरियल, उसका मनी अब कंप्लीटली इजी हो गया। ठीक है, अब वो ग्रोन करने की पोजीशन पर आ गए। पहले एक थे, अभी एक से क्या हो गए, दो हो गए। पहले एक को स्टेबल करने में हेल्प नहीं मिली थी, दूसरा आ जाता है, उसको साथ दे देता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो लोग स्टैंड हो जाते हैं। Now, adapting to the country cultural is easy, but when the foreign officials are appointed, it may have an adverse impact। कहीं ना कहीं ये चीजें इम्पैक्ट करती है, कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसीज जो होती है कहीं पर भी डैमेज भी कर देती है, या फिर इंक्रीमेंट के लिए बीच में रुकावटें भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एयर एशिया, अ मलेशियन कंपनी, इन इन्वेस्टिंग इन द एयर इंडिया, एंड मतलब वो कंपनी ने ग्रोन अप के लिए पैसे को डेवलपमेंट में वापस से स्टार्टअप देने के लिए उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। हमारे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, योर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, लाइक एक स्कूल थी, ठीक है, उसका ग्रोथ था लेकिन उसका ग्रोथ रुक गया। ओके, वी विल वेट 2 मिनट फॉर अजान।
तो ये आ गया ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ में आई। देखो एफडीआई जो है ना, हमेशा याद रखो एफडीआई बहुत ज्यादा बेटा अल्लाह हाफिज मतलब गुड बाय कहने को कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह सबके लिए आसानी करे और ये बार जेआरएफ इंशाल्लाह सबका क्लियर हो जाए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट चीजें दे दूं जिसकी वजह से आपके लिए क्लियर करने के लिए आसानी हो जाए। तो देखो एफडीआई को पहले तीन नजरिए से देखो। पहला एफडीआई क्या होता है, तीन तरीके से होता है, बाय डायरेक्शन, बाय टारगेटिंग, बाय मोटिवेटिंग। ओके, सो बाय टारगेटिंग बाय डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। यानी इनवर्ड में देख रहे हैं और आउटवर्ड में देख रहे हैं कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना। कोई बात नहीं डियर, धीरे धीरे सीख जाएगी। छोटी मोटी चीजें हैं, ये चीजें होती रहती है। ठीक है, और जब हमने सोचा है और ऐसा है कि जब भी अजान होती है उसके बाद जो भी प्रे करो तो इंशाल्लाह जरूर कबूल होती है। इट इज नॉट कंपलसरी है कि अल्लाह ताला सिर्फ यही बोलता है कि इफ यू आर द मुस्लिम आई एम गोइंग टू बी गिव द रिगार्ड्स टू यू। वो हर किसी की सुनने वाला है। तो मे भी वो आपकी बात सुन ले और सबके लिए आसानी हो जाए। और ये बार हमारे लिए जेआरएफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से निकले। ठीक है ना, टारगेटिंग में हम आ गए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मर्जर, एक्विजिशन। ओके, फिर आ जाता है बाय मोटिवेटिंग में रिसोर्सेज सीकिंग एंड ऑल दिस थिंग। मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें बताऊंगी। पहले हम जो है टारगेटिंग के पेज पर जा रहे हैं। पहले हमने ग्रीन फील्ड को देखा, यानी जीरो से शुरुआत करना। फिर ब्राउन फील्ड जिसके अंदर ऑलरेडी कंपनी थी लेकिन कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, तो दूसरी कंपनी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, उसको आशीर्वाद दे दिया और वो कंपनी क्या हो गई, एक मार्केट में वापस से न्यू पोजीशन पर स्टैंड होकर खड़ी हो गई। फिर हो जाता है horizontal foreign direct investment, means the investment in the same business but in the different country। हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया इन द सेम बिजनेस बट इन द डिफरेंट कंट्री। हम सेम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, सेम चीजें, लेकिन सिर्फ एक कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री में। अ फर्म कंडक्टेड द सेम मॉडल एंड एक्टिविटी अब्रॉड रिलेटिंग टू द मेन बिजनेस। लाइक मोबाइल फोन होते हैं ना, अभी सैमसंग के मोबाइल फोन जो होते हैं वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इंडिया में भी होते हैं, दुबई में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। ओके, सो अलग अलग जगह पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो हम जो है इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ एक ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, हम एक कंट्री के मॉडल को दूसरी कंट्री में लॉन्च करने जा रहे हैं और वो मॉडल को हम वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट से उसको ग्रोथ करेंगे। Like if Starbucks, a USA coffee company, in investing the coffee in the business in India। अभी स्टारबक के आपको देखो बाजू बाजू में आपको ये मिलते होंगे, हर जगह पे, मुंबई में, दिल्ली में आपको कैफे मिलता होगा। इज दिस क्लियर? नाउ वर्टिकल, अब आ जाते हैं वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इन्वॉल्व द इन्वेस्टमेंट ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ सप्लाई चेन। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड could purchase a large scale of the firm in the USA production meat for their restaurant। It can be either forward or backward। Vertical foreign direct investment means फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर क्या करना, मतलब कि अपने पास भी रखना और दूसरे को भी साथ देना। Like McDonald could purchase a large scale of the farm in the USA product to US to produce a meat for their restaurant। देखो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एक न्यू, अभी मुझे पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे टायर की, है ना। तो अभी कार कंपनी जो करती है, तो कार कंपनी जो है वो बार बार टायर जो है, ठीक है, एमआरएफ जो कंपनी है वो टायर की कंपनी है। हर एक कार की कंपनी ज्यादातर जो है टायर जो लेती है पहले वो कंपनी से लेती थी। हाँ, लाइक आईफोन। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये प्रोडक्ट के चार्जेस, तो अभी हम क्या करेंगे, मैकडोनल्ड जैसे आपके माइंड में बैठा हुआ है, हर जगह पे इसके आपको फ्रेंचाइजीज दिखेंगे। तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि लोकल मार्केट में आज ये वाले शॉप पे 100 रुपए किलो चिकन मिले तो यहाँ से उठा लिया, फिर वहां पे 150 रुपए मिले उससे ले लिया। नहीं, हमारा एक फिक्स जो होता है शॉप, जहां से हमको मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो हमको रॉ मटेरियल जो है, जो भी हमको मटेरियल लगता है, तो वो रॉ मटेरियल हमको जो है प्रोवाइड कहाँ से होगा, वो एक स्पेसिफिक प्लेस से होगा। तो वो स्पेसिफिक प्लेस लार्ज स्केल में पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हम लार्ज स्केल पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ये वाला प्रोडक्ट हम यहाँ से उठाएंगे। जैसे स्कूल के बुक्स होते हैं, कुछ स्कूल जो है नोटबुक जो है अपने प्रिंट करवाते हैं, तो वो कंपनी के पब्लिकेशंस के साथ जुड़ जाते हैं, या तो वो जीवनदीप से जुड़ेंगे या नवनीत से जुड़ेंगे या सुंदरम से जुड़ेंगे, और फिर अपने स्कूल का नाम उस बुक पे पब्लिश करवा के मार्केट में लॉन्च करेंगे। सो इट कैन बी आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको?
फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो आईफोन के या एप्पल के लिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे रख दिया है। बेसिकली अ प्रोडक्शन कंपनी बेस इन द यूएसए, उसका बेस कहाँ से, यूएसए से, गोइंग टू इंस्टॉल एप्पल स्टोर रिटेल सेलिंग इन इंडिया। अब हमको रिटेल सेलिंग का प्रोडक्ट का वो करने के लिए कहाँ पे लॉन्च करना है, इंडिया में। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मींस अ कंपनी सप्लाई द सप्लाई चेन एंड मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट। अब बैकवर्ड में मतलब वहां पर वो सप्लाई चेन जहां जहां से सप्लाई करने वाले, पहले उनकी सप्लाई चेन क्या थी, फिक्स थी। अब दूसरी कंपनी से भी डिमांड आ रही तो दूसरी कंपनी में भी आउटसोर्सेस देना है उनको, तो वो लोग पहले बैक सोर्सेस पे जाएंगे, उसके अंदर चेकआउट करेंगे कि हम लोग पुरानी जो कस्टमर्स है उनको कितना दे रहे हैं और अब नए कस्टमर्स है उनको कितना हम लोग को डिलीवर करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अ रिटेल चेन। इज दिस क्लियर? मेरे ख्याल से एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिफ्थ पॉइंट, और थोड़ा रुक जाते हैं, कल करते हैं, वरना सादा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंपली मीन्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट coming to the country. Okay, foreign direct investment is coming to the country in which investment environmental is good. For example, Coca-Cola is coming to invest in India. Like एक कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट, मैंने बताया ना, वो टेस्ट, अपना प्रोडक्ट का टेस्ट और अपने प्रोडक्ट की डिमांड पब्लिक के अंदर ऐसे छोड़ के जा रही है कि पब्लिक वही प्रोडक्ट खाने के लिए, मतलब या वो प्रोडक्ट लेने के लिए एकदम पागल हो जाती है या उतावली हो जाती है। जैसा अगर वो सलमान खान ने एडवर्टीजमेंट दे दिया या शाहरुख खान ने एडवर्टीजमेंट दे दिया, तो मार्केट में उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। इज क्लियर? एक इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी जिसके अंदर, मुझे उस मूवी का नाम नहीं पता, जिसके अंदर वो शर्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है बिजनेस रन करने के लिए, लेकिन उसकी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाते हैं कि वो प्रोडक्ट का कलर डिफेक्ट होने लगता है। अब उसने इतने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया था, लोगों के नेगेटिव, यानी लोगों ने जो फाइनेंस किया था उनको पैसे भी रिटर्न देना था। अब वो क्या करेगा, अब उसने वो प्रोडक्ट को माइकल जैक्सन को डांसिंग कंपटीशन में पहनाया, जिसके अंदर ये रिफ्लेक्शन बनाया कि ये जो है इसका कलर चेंज होता है ये ड्रेस का, और माइकल जैक्सन का साइन डाल दिया, ऑटोग्राफ साइन उसके ऊपर। तो एक ऑटोग्राफ साइन डालने से पब्लिक ने उस प्रोडक्ट के ऊपर माइंड डाइवर्ट कर लिया। वो प्रोडक्ट जो रिजेक्ट हो चुका था ऑलरेडी, अब वो मार्केट में क्या करने लगा, ग्रोथ करने लगा, और ना सिर्फ उस मार्केट में ग्रोथ करने लगा, उसकी इंटरनेशनल तक डिमांड इंक्रीज होने लगी। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी हम अंदर से उसकी शुरुआत क्या कर रहे हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं। इज दिस क्लियर? हाँ, बदमाश कंपनी है, एक्चुअली आई फॉरगॉट द नेम। तो बहुत अच्छी बात है कि चलो यहाँ मूवी देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं ज्यादातर डेमो जो है मूवी की एग्जांपल्स देती हूँ, तो वो ज्यादा इजीएस्ट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मे बी आज के लिए इतना लेक्चर ऑफ है, मतलब मोर देन इनफ है। देन वी विल सी एज ऑन टुमारो। और ये सारे नोट्स जो है, देखो टोटली मैंने उसको बना के रख दिया है 38 पेजेस, यानी आपको 40 पेजेस का 80 पेजेस में कन्वर्ट होके जो है नोट्स मिल जाएंगे, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने उसके बनाए हैं प्रीवियस ईयर के बेस पर, तो वो आपको इजी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इजी करना हो जाएगा। और डोंट वरी, आपको हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरवर्ड द कंप्लेन अगेन ओवर दैट के आज हिंदी का नोट्स नहीं था, हिंदी की चीजें नहीं थी। ड्यू टू द सम वेदर इश्यूज आई एम अनेबल टू शो द नोट्स इन हिंदी। यस, हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल है, जितने भी नोट्स है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। सो यू डोंट वरीड अबाउट दैट। इज दिस क्लियर? ये नोट्स आपने जो पेड कोर्स लिया है ना, उस कोर्स के अंदर आपको कंटेंट करके मिलेगा। उस कंटेंट में चाहे आप नोट्स में जाए, नोट्स के अंदर अगर आपने पेपर 1 या पेपर 2 लिया है, तो पेपर 2 में आपको मिल जाएगा आपके कॉमर्स के नोट्स। अगर पेपर 1 नहीं लिया आपने, सिर्फ पेपर 2 लिया है, तो आप कंटेंट में जाए, नोट्स में जाए, नोट्स के अंदर कॉमर्स करके बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 1 करके मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आपके ऐप मिल जाएगा। हाँ, तो पेपर 1 पेपर 2, तो आपको क्या करना है, कंटेन में जाना है। फिर वो आपको पूछेगा पेपर 2 के कंटेन में जाना है कि पेपर 1 के, तो आप लिखोगे, वहां पर देखोगे पेपर 2 के, तो पेपर 2 के कंटेंट में आप जाओगे तो उसमें आएगा नोट्स का फोल्डर। ओके, सो नोट्स के फोल्डर पे आप टिक करोगे तो आपको कॉमर्स का मिल जाएगा। ओके, सो डोंट यू वरीड, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड होंगे। एक्सप्लेनेशन फुल हिंदी में भी होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी होगा। सो डोंट वरी, किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप बता सकते हैं।
बेटा संजना नोट्स बनाने के लिए इस बार आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मैं जो नोट्स दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क किया हुआ है और मैं ऑलरेडी वर्क कर कर ही आपको अपलोड कर रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने आज की डेट में क्या पढ़ा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और इसके मीनिंग क्या थे, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। सो इट वॉज इजिएस्ट टू यू। ओके डियर, सो चलो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह दुआ करो कि कल लाइट वगैरह का कोई इशू ना हो एंड वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर एज ऑन टुमारो ऑनवर्ड। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। So we will meet you as on tomorrow at 8 p.m. Thank you so much. Okay.